नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो हमारी मंथली विज़न की मैगज़ीन आती है, जिसका नाम है विज़न आईएएस। इसकी मंथली मैगज़ीन आती है, अक्टूबर माह की आ गई है। हिंदी, इंग्लिश दोनों फ़ॉर्मेट में आ गई है, आप दोनों में पढ़ सकते हैं। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना इसका जो पहला चैप्टर दिए देगा, राज्य व्यवस्था से यानी कि जो पॉलिटी का सेक्शन आता है, उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो पहला चैप्टर है वो देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण। अगर आपको हमारी ये वीडियो लगातार चाहिए और आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न अपना, इसका नाम है शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रॉम अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में है। मतलब जो शहरी निकाय होते हैं, शहर के जो क्षेत्र होते हैं, उनके निर्माण में क्या क्या योग जो नया नया सोचा जा सकता है उसके बारे में से बताया जा रहा है। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग ने आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में, याद रखिएगा, पूरे भारत में अर्बन लोकल अर्बन लोकल बिल्डिंग्स की क्षमता विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना है। यानी कि पूरे देश में जो हम आवासीय कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं, जो भी शहर विकसित कर रहे हैं, उसके लिए जो भी दृष्टिकोण होगा, पूरे देश का मानक, एक मानक होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग को निर्माण करने का। इसके बारे में बात की गई है इसमें कि पूरे देश में एक जैसा मानक होना चाहिए। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इस कार्यशाला में 3 प्रमुख पहलों की शुरुआत की घोषणा की गई है। इस कार्यशाला में जो अर्बन लोकल बिल्डिंग्स जो बन रही, उनके में जो 3 महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा गया है। इसमें आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का प्रारंभ करना है। 6 अर्बन लोकल बिल्डिंग्स के लिए पायलट आधार पर वार्षिक क्षमता आयोग से यूएलबी का निर्माण होगा। मतलब कि इसमें जो है 6 जगह चुने गए हैं जहां एक मानक को निर्धारित करके बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा। वो 6 शहर कौन-कौन से हैं, ये देख लेते हैं उसमें। पहला आप देखेंगे अहमदाबाद है, दूसरा है भुवनेश्वर, तीसरा है मैसूर, चौथा है राजकोट, पांचवा है नागपुर और छठा है पुणे। याद रखना है कि 6 जो अर्बन लोकल बिल्डिंग्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट जो प्रारंभ किया जा रहा है, ये पायलट प्रोजेक्ट वो 6 शहरों में प्रारंभ किया जा रहा है। पहला शहर अहमदाबाद, एक मैप कर लेते हैं। पहला है अहमदाबाद, दूसरा है भुवनेश्वर, तीसरा मैसूर, चौथा राजकोट, पांचवा नागपुर और छठा पुणे है। अर्बन लोकल बिल्डिंग्स के लिए क्षमता निर्माण योजना तैयार करने हेतु व्यापक टूल किट, मतलब इसमें जो उसके निर्माण के लिए क्या-क्या टूल किट्स होने चाहिए, इसके बारे में बात करें। इसका उद्देश्य अर्बन लोकल बिल्डिंग्स की समृद्धि और विकास में मदद करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। मतलब समृद्धि और विकास से तात्पर्य यहाँ ये है कि हमको टिकाऊ और अच्छा जो विकास के लिए जो संसाधन चाहिए बिल्डिंग्स को निर्माण करने के लिए, उसकी बात की जा रही है। देख लेते हैं क्षमता निर्माण आयोग के बारे में, देख लेते हैं जो इसमें दिया हुआ फैक्ट है। इसकी उत्पत्ति 2021 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचन के जरिए की गई थी। मतलब कि इसके लिए किसी भी संविधान संशोधन या किसी प्रकार का कोई नया बिल्ड्स कुछ ऐसा नहीं किया गया था जिससे एक लाइमलाइट में आए, बस इसके लिए एक राजपत्र जारी कर दिया गया था। क्या है? राजपत्र जारी कर दिया गया था। प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि निर्माण क्षमता आयोग को बनाने के लिए हमारा संविधान संशोधन किया गया या किसी प्रकार का कुछ और किया गया, तो इसके लिए हम याद रखेंगे इसमें हमारा राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसे एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर गठित किया गया है। याद रखना है किस निकाय के तौर पर, इसे एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर गठित किया गया है।
आयोग को पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान है। मतलब इस आयोग को अपने कार्य करने के लिए वित्त का जो सहायता वो पूरी तरह से प्राप्त है। ये स्वतंत्र निकाय अपने अनुसार कार्य करने के लिए ये प्रतिबद्ध है। यह राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम इसके अंदर जो था एक आप देखेंगे यह राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंदर आया है। इसे मिशन कर्मयोगी का प्रमुख घटक है। मिशन कर्मयोगी किसके लिए लाया गया था? ये सिविल सेवकों के लिए लाया गया था कि उनके कार्य में जो क्षमता निर्माण कर सके और जो उनके अंदर एटीट्यूड बिहेवियर चेंज हो सके उसके लिए और उनको कैसे दक्षता लानी है, कैसे सहिष्णुता लानी है उसको और ट्रेन करने के लिए एक मिशन कर्मयोगी को लाया गया था। जो मिशन था तब एक योजना थी जिसमें उनके कार्यकुशलताओं को और व्यापक तौर पर जो देखा जा सके। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोग की सहायता की जाएगी। उस पूछा जा सकता है कि इस आयोग की सहायता गृह मंत्रालय या किसी और भी मंत्रालय का नाम ले लेगा। ध्यान रखना है कोई मंत्रालय नहीं है, एक विभाग है जिसका नाम है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो है वो जो है इसमें इनकी मदद करेगा। उद्देश्य क्या है? सहयोगात्मक और साझा नज़रिया अपनाते हुए विश्वसनीयता एवं समान दृष्टिकोण वाले क्षमता निर्माण को आकार देना। मतलब एक नज़रिया अपनाना, सभी के निर्माण में एक नज़रिया अपनाना है, विश्वसनीयता लाना है, समान दृष्टिकोण लाना है और क्षमता निर्माण के लिए कार्य करना है। संरचना क्या है इसका? अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं इसमें। अध्यक्ष और सदस्यों के सेवा शर्तें समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी। मतलब कि किसी निश्चित कार्यकाल का नहीं है। प्रत्येक सदस्य या अध्यक्ष के लिए जब सेवा शर्तें बढ़ाना होगा या घटाना कुछ किसी प्रकार का कम करना होगा, उसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। सचिवालय देख लेते हैं। भारत सरकार के संयुक्त सचिव ग्रेड का एक अधिकारी इसका सचिव होता है। सचिवालय में समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार अनुमोदित कर्मचारी कार्य करते हैं। कार्य और जिम्मेदारी क्या है? सरकारी विभाग, संगठनों और एजेंसियों के साथ उचित समन्वय स्थापित करना, ताकि क्षमता में सुधार और साझा संसाधनों के निर्माण के लिए एक सामंजस्य व एकीकृत दृष्टिकोण विकसित हो सके। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ सिविल सेवाओं की स्थिति पर हर साल मानव संसाधन रिपोर्ट तैयार करना। मतलब कि अगर हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अच्छा काम करेंगे तो उनकी एक रिपोर्ट तैयार होगी, जिससे हमें पता ये चलेगा कि हमारे पास जो मानव संसाधन है उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं। क्या वो नकारात्मक दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है इस प्रकार की दिशा में कि और क्षमता निर्माण हो रही है कि नहीं हो रही, इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करना। सरकारी सेवा में कार्यरत मानव संसाधनों का ऑडिटिंग करना भी इसका एक मुख्य कार्य है। स्थानीय निकाय विभाग के बारे में अर्बन लोकल बिल्डिंग्स लघु आकार व स्थानीय निकाय होते हैं। याद रखिएगा ये लघु आकार के होते हैं और स्थानीय निकाय होते हैं। ये एक निश्चित निश्चित या परिभाषित आबादी वाले शहर या कस्बों को प्रशासित या प्रबंधित करते हैं। मतलब उस जो एक निश्चित परिभाषा या निश्चित आबादी हो जहाँ पास वहीं पास ये नहीं कि किसी जिले का किसी राज्य का कुछ कहीं हिस्सा विवादित हो उस जगह ये विकास के लिए कार्य नहीं करेंगे। ये जो इनका हिस्सा बराबर से बटा हुआ है इनके लिए परिभाषित आबादी है निश्चित क्षेत्रफल उनके लिए कार्य करेंगे। शहरी शासन यानी कि स्थानीय सरकार संविधान में राज्य सूची में प्रविष्ट 5 विषयों संख्या संख्या 5 का विशेषण राज्य सूची का विषय होने के कारण अर्बन लोकल बिल्डिंग्स का प्रशासनिक ढांचा और कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। यानी कि याद रखना है जो राज्य सूची का विषय है ये स्थानीय प्रशासन इसके लिए प्रत्येक राज्य के अलग-अलग कानून हो सकते हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 जो लाया गया था नगर पालिकाओं के लिए में शहरी स्थानीय सरकारों को औपचारिक रूप से सरकार के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब कि इसको जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत त्रिस्तरीय जो हमने बनाया था एक केंद्र, राज्य और पंचायती राज। वैसे ही केंद्र, राज्य और जो आपका स्थानीय निकाय है, जो मतलब नगर निगम उनको मान्यता दी गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 3 प्रकार के अर्बन लोकल बिल्डिंग्स के गठन किए गए। नगर पंचायतों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद है। छोटे शहरों पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद और तीसरा है नगर निगम। ये याद रखने हैं आपको 3 प्रकार के हैं। और आगे है इसमें अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार को अधिकार पत्र यानी कि अधिकार पत्र प्रदान किया गया है कि वह इन निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र से राजस्व एकत्रित करने संबंधित कुछ कार्य अधिकारी और शक्ति सौंपे तथा निर्धारित समय पर इसका चुनाव कराया जाना अनिवार्य होगा। अर्बन लोकल बिल्डिंग्स के कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला है नगर नियोजन जिसमें शहरी नियोजन भी शामिल है। भूमि उपयोग तथा भवनों, सड़कों एवं पुलों के निर्माण का विनियमन करना है। शहरी गरीबी उन्मूलन आदि इसके कार्य हैं। अर्बन लोकल बिल्डिंग्स की क्षमता निर्माण की आवश्यकता क्यों? हाँ, बॉटम अप बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर बॉटम अप दृष्टिकोण या योजना निर्माण के जरिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं अर्थात आर्थिक और सामाजिक विकास को पूरा करने के लिए। दूसरा है भारत में शहरी केंद्र देश के लिए विकास के इंजन के रूप में कार्य करना और देश की आर्थिक समृद्धि को लगभग 2/3 योगदान करते हैं। 2018 में भारत की शहरी आबादी लगभग 46 करोड़ थी। ऐसा अनुमान है कि यह दुगनी होकर 2050 में लगभग 87.6 करोड़ हो जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन आदि योजनाओं के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अर्बन लोकल बॉडीज के योजना निर्माण संबंधित प्रक्रियाओं और संस्थागत भूमिकाओं व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए ताकि वो स्थानीय और क्षेत्रीय योजनाओं को समर्थक को सार्थक रूप से दे सके। अर्बन लोकल बॉडीज के क्षमता निर्माण हेतु किए गए उपाय क्या-क्या हैं? इस शहरी स्थानीय निकाय के लिए क्षमता निर्माण योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य बेहतर प्रशासन तो पहला उद्देश्य है बेहतर प्रशासन, वित्त प्रबंधन, क्षमता निर्माण के जरिए शहरी स्थानीय सरकारों को मजबूत करना है, जैसा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में बताया गया था। तो शहरी स्थानीय निकाय की जो योजनाएँ हैं, वो किससे प्रेरित हैं? 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं से प्रेरित हैं। शहरी विकास के लिए क्षमता निर्माण परियोजना, यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त योजना है। इसके उद्देश्य से चुनिंदा अर्बन लोकल बिल्डिंग्स जो आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र हैं का क्षमता निर्माण करना यानी कि एक ऐसा शहर या बिल्डिंग्स बनवाना जो आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो और ये शहरी विकास के लिए क्षमता निर्माण का जो फंड एक प्रकार मतलब जो सहायता मिल रही है हमें कहाँ से मिल रही है? वो विश्व बैंक से मिल रही है, वर्ल्ड बैंक से मिल रही है। शहरों में बेहतर प्रबंधन के लिए उनके कौशल में सुधार करना और शहरी गरीबी को कम करना। क्योंकि अगर अच्छी अवसंरचना निर्माण होगी तो वहाँ वहाँ कारीगरों को कार्य करने के लिए काम मिलेगा और उनसे उनका जो जीविका बढ़ेगी वो अच्छी रहेगी। जीवन प्रत्याशा को क्योंकि काम मिलेगा ज़ाहिर है आय का सृजन भी ज़्यादा होगा। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन हुँ, शहरी मंत्रालय ने 2021 में एक मिशन की शुरुआत की थी। यह भारत के यह भारत के शहरी स्थानीय निकायों में नागरिक केंद्रित डिजिटल क्रांति लाने पर आधारित थी। इसका इसका उद्देश्य देश में डिजिटल गवर्नेंस के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने हेतु एक साझा डिजिटल अवसंरचना तैयार करना है। यह रूपरेखा 3 स्तंभों यानी कि 3 पिलर्स व्यक्ति प्रक्रिया और प्लेटफ़ॉर्म को ध्यान में रखती है। इस मिशन को संचालित करने का कार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
अर्बन अफेयर को सौंपा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर की स्थापना 1976 में हुई थी। यह शहरी यह शहरी विकास एवं प्रबंधन हेतु अनुसंधान, प्रशिक्षण और सूचना प्रसार के लिए कार्यरत एक प्रमुख संस्था है। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, यह मिशन निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है। शहरी अवसंरचना और सेवा सेवा वितरण प्रणाली की दक्षता लाना। और दूसरा है सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और नागरिक और नागरिक और नागरिकों के प्रति अर्बन लोकल बिल्डिंग सहकारी स्वामित्व वाली एजेंसी की जवाबदेही सुनिश्चित करना। म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ये भारत में नगर निगम और अन्य संबंधित निकायों द्वारा धन जुटाने के लिए किए जाने वाले वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बॉन्ड क्या होता है? जैसे कि म्युनिसिपल बॉन्ड वो होगा। बॉन्ड की एक अवधारणा ऐसे समझिए कि हमने किसी चीज़ एक बॉन्ड निकाल दिया कि ये बॉन्ड जो है ₹90 का है और आपको 10 साल बाद ये ₹100 का मिलेगा। तो उसमें जो वर्णित रहेगा आपको पेमेंट ₹90 का करना पड़ेगा, लेकिन आपको अदायगी में वो कितना मिलेगा? अदायगी में आपको ₹100 मिलेगा, जो पहले से उसमें वर्णित रहता है। तो ये बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है। इस बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से ये करेगी कि जो म्युनिसिपल बॉन्ड निकलेंगे, उनको जो जनता के बीच वितरण किया जाएगा, हाँ, अन्य लोगों के बीच, और वहाँ से धन जुटाया जाएगा। तो जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, जो बिल्डिंग्स है, उसकी अवसंरचना के लिए उसमें पैसे डाले जाएँगे, उससे विकास होगा और उससे जो उस हमको रिटर्न मिलेगा, वो हम बॉन्ड के थ्रू जो मार्केट से पैसा उठाएँ, उनको वापस कर पाएँगे। इसलिए म्युनिसिपल बॉन्ड, इस तरह के बॉन्ड जारी किए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकाय के क्षमता निर्माण से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? पहली है कि कौशल की कमी है, क्योंकि जब हम एक तरह के समन्वित पूरी एकीकृत योजना तैयार करेंगे, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कौशल से युक्त कर्मचारी चाहिए होते हैं, जिसका हमें काफ़ी कमी है, जिसका हमें अभाव भी है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, क्योंकि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से तात्पर्य ये है कि जब हम कोई इंजीनियर या कोई व्यक्ति उसमें काम करेगा, उसकी क्या जो शिक्षा-दीक्षा हुई है, जो उसको जो अपना ज्ञान उसमें जाना है, क्या उसका प्रशिक्षण मानदंड कुछ एकीकृत मापदंड है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी है जागरूकता और भागीदारी की कमी। इसमें फंड जुटाने की भी कमी है कि जैसे अभी ये म्युनिसिपल बॉन्ड है, इतने लोग बहुत से लोगों को नहीं पता होगा म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में, तो जागरूकता की कमी है। 5वां है आपका अधिकारों का आर्थिक हस्तांतरण, मतलब कि जो अधिकारियों का जो आंशिक हस्तांतरण होता है, उसके बारे में इसमें बात की गई है। क्योंकि सिविल सर्वेंट ही होंगे और उनका अगर ट्रांसफ़र हो जाता है किसी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो जो उस वक़्त कार्य प्रगति तथा उसकी रुकने की संभावना अधिकतर बढ़ जाती है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों हेतु विभिन्न विभागों यानी विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। हालाँकि हालाँकि व्यवहार में इन्हें पर्याप्त वित्तीय अधिकार हस्तांतरण नहीं किए गए हैं। अतः स्थानीय शासन के पास जिम्मेदारी तो अधिक है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्त अधिकार उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए बिहार के लोकल अर्बन बिल्डिंग्स की कमजोर वित्तीय स्थिति के मुख्य कारणों में से शामिल हैं अनुदानों को जारी करने में देरी, फंड का अपर्याप्त हस्तांतरण, कर की दरों में संशोधन करने में देरी, भूमि जोतने का आकलन करने में देरी आदि। आगे की राह क्या है? सबसे पहले तो हम प्रशिक्षण, जो हमारे सिविल सर्वेंट या जो भी लोग उसमें काम करें, उनको प्रशिक्षण अच्छा देना चाहिए। पेशेवर की दक्षता में वृद्धि होनी चाहिए। जो हमारे पेशेवर लोग ऐसे हों, उनको और कौशल युक्त करना चाहिए। जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि इस तरह के बॉन्ड जब निकल रहे हैं या कहीं इस तरह का कार्य हो रहा है, तो जनता का सहयोग उसमें होना चाहिए। राजकोषीय विकेंद्रीकरण, मतलब कि जो राजकोष में पैसे आ रहे हैं, उसका समय पर आवंटन होना चाहिए, सबके बीच समान वितरण होना चाहिए। तालमेल, मतलब कि सभी विभागों का एक-दूसरे से अच्छा तालमेल होना चाहिए। तो पहले चैप्टर में हम लोग ने देखा
कि जो हमारा शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण के बारे में जो नया गाइडलाइन आई, उसके बारे में हमने पढ़ा, जो कि आपका पॉलिटी सेक्शन का पहला चैप्टर था। अब हम दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, राजनीति का अपराधीकरण। मतलब कि जो हमारे संसद में बैठे या विधानसभा में बैठे हुए लोग हैं, उसमें से कितने लोग अपराधी हैं, कितने लोग संज्ञेय अपराध में हैं या किसी छोटे-मोटे अपराध में, उसके बारे में। और वो जो अपराधी थे, बाद में उन्होंने राजनीति को धारण कर लिया, तो उनको कैसे संरक्षण मिल रहा है। और इस तरह के लोग जो पहले से जिनके ऊपर किसी प्रकार के मुकदमा चल रहा है या किसी चीज़ की ट्रायल चल रहा है, उनको जो हम राजनीति में प्रवेश करा देते हैं, तो इस चीज़ में राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है। उसी के बारे में इस जो हेडिंग के बा इस उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। देख लेते हैं। हाल ही में भारत में लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों के विश्लेषण यानी कि 2023 का देखेंगे आप, इस शीर्ष रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए राज्यसभा और लोकसभा में वर्तमान में सांसद हैं, उनके बारे में एक विश्लेषण रिपोर्ट जारी की गई है जो 2023 है, वो जारी की गई है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इस रिपोर्ट को रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने जारी किया है। 2 लोग ने मिलकर जारी किया है, एडीआर ने और दूसरा नेशनल इलेक्शन वॉच ने जारी किया है। जो ये रिपोर्ट लाई गई, इसके प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो राज्यसभा और और लोकसभा में वर्तमान में जो जो सांसद हैं, उनके बारे में जो 2023 की रिपोर्ट आई, उसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। वर्तमान सांसदों पर आपराधिक मामले कितने हैं? विश्लेषण किए गए विश्लेषण किए गए सांसदों में से 40% सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। ये घोषणा कैसे करते हैं? जब ये किसी स्थान से अपनी लोकसभा की सीट के लिए जब इलेक्शन जो इलेक्शन का पर्चा भरते हैं, उसमें इन्हें बताना पड़ता है कि इनकी चल-अचल संपत्ति कितनी है, कौन-कौन इनके साथ रहने वाले हैं, इनकी पत्नी जो स्पाउस होंगी या कोई भी उसके पास कितनी संपत्ति है, साथ ही साथ किस-किस प्रकार के इनके परिवार में इनके ऊपर किस-किस प्रकार के आपराधिक या किसी प्रकार के एफआईआर, इस तरह के कोई मुकदमे हैं, तो उसके बारे में इनको साफ-साफ विवरण देना पड़ता है। अगर इस तरह के विवरण में गलती हो जाती है, आपका चुनाव जो है वो रद्द किया जा सकता है। आपकी सीट पे आपको लड़ने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। दूसरा है वर्तमान सांसदों पर गंभीर गंभीर आपराधिक मामले। 25% सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होना स्वीकार किया है। ऐसे मामले में हत्या, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि शामिल हैं। यानी कि वर्तमान में जो हमारे 25% सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराध हैं। कैसा अपराध है इनके खिलाफ? गंभीर अपराध, इसको रेड कलर से कर देते हैं, गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। वो भी कैसे हैं? वो 25% ऐसे लोग हैं। हुँ। तीसरा है आपराधिक मामले वाले वर्तमान सांसदों के अधिकतम प्रतिशत वाला राज्य कौन-कौन सा है? राज्य केंद्र शासित इसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश का क्रम इस तरह सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप, फिर केरल, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र। यानी सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले वाले वर्तमान सांसदों सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाले कौन से हैं? सबसे पहले लक्षद्वीप है, फिर केरल है, फिर उसके बाद आपका बिहार, फिर महाराष्ट्र। 1999 में आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसरों ने एक समूह ने एडीआर की स्थापना की थी। एडीआर की स्थापना कैसे हुई थी? एडीआर की स्थापना 1999 में आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसरों के एक समूह ने मिलकर की थी। इसका उद्देश्य निर्वाचन और राजनीतिक सुधार में क्षेत्रों में निरंतर कार्य करते हुए शासन व्यवस्था में सुधार करना एवं लोकतंत्र को मजबूत करना है। राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार का संस्थागत होना होना एवं विश्वास में कमी आना। जब भ्रष्टाचार करके कोई व्यक्ति राजनेता बन जाता है, तो भ्रष्टाचार का संस्थागत हो जाता है। उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए हमें अ, कई प्रकार की कार्रवाई करने के लिए हमें हर तरह की अप्रूवल चाहिए रहता है, इसलिए इसे राजनीति का संस्थागत
भ्रष्टाचार का संस्थागत हो जाता है और जनता के विश्वास में भी कमी आती है। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार तब उत्पन्न होता है जब कानून के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ की अवहेलना की जाती है और राजनीति के अपराधीकरण के संबंध हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी एक कॉन्फ्रेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत 180 देशों में से 50वें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त यदि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता लोग पद धारण करते हैं, तो इससे राजनीति व्यवस्था में जनता का विश्वास कम होने लगता है। दूसरा है राजनीति दलों का अपराधीकरण। कैसा? जो राजनीतिक दल हैं, उनका अपराधीकरण हो जाता है। ऐसा एक कारण होता है ऐसा इस कारण होता है क्योंकि आपराधिक तत्वों राजनीतिक दलों पर नियंत्रण हासिल करके उसका अपने निजी लाभ हेतु उपयोग करने लगते हैं। इससे दल के आंतरिक लोकतंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब कि ये जो आपराधिक लोग होते हैं, अपनी जो शक्तियाँ होती हैं, उनका गलत दुरुपयोग करने लगते हैं। जांच और अभियोजन एजेंसी की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव। आपराधिक और राजनेताओं के बीच साठगांठ के कारण एजेंसियों की कार्यप्रणाली नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। मतलब कि अगर राजनेता और अपराधियों के बीच साठगांठ हो जाती है, उनका ज़्यादा संबंध अच्छे हो जाते हैं, तो जो एजेंसियाँ जाँच करने जाती हैं, वह जाँच या किसी प्रकार का अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर राजनेताओं का दबाव आने लगता है एजेंसियों के ऊपर। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता तथा अपने मालिक की आवाज़ कहा था। मतलब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी सीबीआई के ऊपर। सीबीआई जब कैसे इसको इसको केंद्र सरकार का एक टूल माना जाता है, जो कि सभी प्रकार की जाँच कर सकती है और इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक पार्टियों ने इसको ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जब राजनीतिक पार्टी किसी विपक्ष को या किसी को परेशान करना रहता है, तो उसके ऊपर सीबीआई जाँच बैठा देती है, जिससे इसको पिंजरे का तोता कहा गया था। दोष सिद्धि दर में गिरावट। सुप्रीम कोर्ट की एक एमिकस क्यूरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश भर में कानून निर्माताओं के खिलाफ 5,097 मामले लंबित हैं। मतलब जो कानून बनाने वाले लोग हैं, उन्हीं के ऊपर आपराधिक मामले हैं। तो कैसा कानून उचित बन पाएगा, ये सोचने वाली बात है। स्वतंत्रता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का अभाव। अपराधियों द्वारा चुनाव में धन और बाहुबल के का उपयोग के कारण चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं हो पाते हैं। किसी जगह अगर अच्छा चुनाव कराना है, तो वहाँ आप धन और बाहुबल को रोक दीजिए, तो जो एक्चुअल जनता की डिमांड, उस पे आप कहते देखेंगे कि उस पे जो है इलेक्शन हो रहा है। लेकिन इलेक्शन के समय धन और बाहुबल के माध्यम से, धन मतलब कि लोगों को पैसा देके, बाहुबल मतलब कि डरा-धमकाकर चुनाव के परिणाम बदल दिए जाते हैं या फिर किसी प्रकार से उनको प्रभावित किया जाता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडी के अनुसार 2019 में लोकसभा आम चुनाव के दौरान लगभग लगभग $8 बिलियन खर्च किए गए थे। ये ध्यान देने वाली बात है एक कि सेंटर फॉर मीडिया स्टडी के अनुसार, मतलब कि जो मीडिया स्टडी वो बताती है 2019 के लोकसभा चुनाव में आम चुनाव के दौरान $8 बिलियन खर्च किए गए थे। सोचिए कितनी बड़ी रकम है जो खर्च की गई थी। राजनीति के आपराधिकरण को रोकने के लिए किए गए उपाय। कानूनी उपाय क्या हैं? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार कोई भी कानून निर्माता या विधायक या सांसद जिसे कम से कम 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई हो, तो वह दोषी ठहराए जाने की तिथि से सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को सजा पूरी होने की तारीख से 6 वर्ष बाद चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो अगर
अभी जैसे कि राहुल गांधी के खिलाफ ये केस हुआ था कि उनको अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा हुई थी प्लस और उनके जिस दिन से ये मतलब कि उनकी मतलब इनकी जो कारावास सज़ा सुनाई गई थी, दोषी ठहराया गया था, उसी दिन से उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। तो 2 साल तो पहले वो जो आपको सज़ा हुई है, प्लस आप देखेंगे 6 साल ये, तो टोटल 8 साल के लिए 8 साल के लिए उनको सज़ा होती है। इस प्रकार की अयोग्यता को संविधान के अनुच्छेद 102(1) के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा पारित कानून के तहत किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी किसी सांसद को अयोग्य घोषित करने के लिए कौन से अनुच्छेद का उपयोग किया जाएगा? वह किया जाएगा अनुच्छेद 102 का उपयोग किया जाएगा। न्यायिक निर्णय भारत बनाम भारत बनाम भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हुआ 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवार के जीवन से जुड़े कानूनी मामले के बारे में जानने का अधिकार प्राप्त है। याद रखना है जो बोला गया है सेंटेंस वो है कानूनी अपराध के बारे में, ना कि निजी जिंदगी के बारे में इस तरह का। हाँ, कुछ पक्ष तक हैं लेकिन पूर्णतः ऐसे कानूनी अपराध के बारे में एक-एक से साफ-साफ डिटेल लेनी है, तो वैसे निजी जीवन के बारे में नहीं है। जानने का मूल अधिकार प्राप्त है किसे? जो वोट देते हैं, जो नागरिक उनको जानने का अधिकार है। इसमें उचित जानकारी रखने वाले संबंधित अधिकार। एक उचित जानकारी रखने संबंधित अधिकार को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से प्राप्त एक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। यानी जो उचित जानकारी जैसे उनकी शिक्षा क्या है, वह कितने परिवार में लोग हैं, वह कितनी संपत्ति धारण करते हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सब जानने का जो नागरिकों का अधिकार है, वो वाक् एवं अभिव्यक्ति यानी कि आर्टिकल 19 के अधिकार के द्वारा प्राप्त है। इसको सुप्रीम कोर्ट में के माध्यम से नागरिकों को दिया गया है। दूसरा है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल सिविल लिबर्टीज़ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघवाद 2004। सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 बी को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया था। यह धारा उम्मीदवार को केवल अधिनियम के तहत ही जानकारी प्रदान करने की अनुमति देता है। माने कि केवल इस अधिनियम के माध्यम से ही आप जानकारी प्राप्त करते हैं। लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013। सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस धारा के तहत इसी मामले में दोषी ठहराए गए सांसदों, विधायकों को अपनी दोष सिद्धि के निर्णय के खिलाफ की गई अपील का निपटान होने तक पद पर बने रहने की अनुमति मिली थी। उन्हें उच्चतम न्यायालय में 3 माह के भीतर अपील करने की अनुमति दी गई थी, तब तक वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। यानी अगर किसी मामले में किसी भी राजनेता की जांच हो रही है, तो उस पे पहले कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8(4) इसको प्रतिबंधित करती थी। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया जिसका नाम था लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद। उसमें ये बताया गया कि उच्चतम न्यायालय में जब दोषी ठहराए गए किसी सांसद विधेयक को दोष सिद्ध के निर्णय के खिलाफ अगर अपील करना हो, तो उसके लिए उसको 3 माह के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी गई थी और उस 3 माह के दौरान वह अपने पद पर बना रहेगा। वह जो पद धारण कर रहा था, उसमें वह बना रहेगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में निर्णय था कि दोष सिद्धि की स्थिति में अपील के लिए 3 माह का समय दिए बिना ही सदन के सदस्यता से तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट
जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में निर्णय इस वाद में निर्णय था कि दोष सिद्धि की स्थिति में अपील किए गए 3 माह का समय दिए बिना ही सदन की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघवाद 2018 इसमें क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स और समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का आदेश दिया था। मतलब कि जो भी राजनीतिक दल किसी सदस्य को अपना मेंबर घोषित करती है या उसको इलेक्शन में उतारती है, तो उसके बारे में उसकी सारी आपराधिक गतिविधियों की रिकॉर्ड जो है उनको जो राजनीतिक दल है उनको अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स और समाचार पत्रों में बताना होगा कि यह व्यक्ति जो हमने चुना है किन कारणों से चुना है और इनके ऊपर क्या आपराधिक मामले दर्ज हैं। राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा वाद 2020 सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के निर्देशों को दोहराया। साथ ही न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश किया कि राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी गैर अनुपालन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करें। आगे की राह क्या है इसमें? दोषियों के चुनाव पर आजीवन प्रतिबंध, जो दोषी सिद्ध पा जाएं उनके ऊपर आजीवन जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए कि यह व्यक्ति इस कार्य के लिए दोषी या इस आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था या इसने यह अपराध कराया, उस कारण से इस व्यक्ति के ऊपर आजीवन चुनाव लड़ने पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2014 से 2016 में प्रकाशित प्रस्तावित चुनाव सुधार में इसका उल्लेख किया था। हाइब्रिड निर्वाचन प्रणाली 170वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में हाइब्रिड प्रणाली के संदर्भ में सुझाव दिया गया था। इसके अनुसार चुनाव का आयोजन 75% फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और 25% अनुपातिक प्रणाली के माध्यम से किया जाने की सलाह दी गई थी। अब देखेंगे इसमें विशेषज्ञों के अनुसार फास्टर फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रत्येक चुनाव में उम्मीदवार को बड़ी राशि खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। झूठा हलफनामा दाखिल करने पर दंड। विधि आयोग ने चुनाव आयोग्यता शीर्षक वाली रिपोर्ट 244वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि झूठा हलफनामा दाखिल करने पर दंड को बढ़ाया जाना चाहिए और न्यूनतम 2 वर्ष की कारावास की सजा दी जानी चाहिए। साथ ही ऐसे अपराध को भी अयोग्यता के आधार पर बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की एक भावना होनी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन होने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए जिनके ऊपर जघन्य अपराध के आरोप लगे हुए हों। अन्य सुधार में देख सकते क्या होता है? भारत में चुनावी तंत्र में सुधार के लिए वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल होना चाहिए। चुनाव में राज्य द्वारा वित्त पोषित त्वरित न्याय प्रक्रिया जैसे उपाय किए उनकी आवश्यकता है। ऊपर इसमें कुछ सब टॉपिक्स दिए हुए थे, वो देख लेते हैं। हाँ, राजनीति की अपराधीकरण देख लेते हैं। अर्थ द्वितीय प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट ने अपनी चौथी रिपोर्ट ने शासन में नैतिकता, एथिक्स इन द गवर्नेंस में चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी को राजनीति का अपराधीकरण कहा। हो सकता है राजनीति का अपराधीकरण संविधान में लिखा है या किसी भारतीय दंड संहिता या साक्ष्य संहिता में लिखा हुआ, किसमें लिखा, किसके द्वारा ये शब्द दिया गया? तो ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में इस शब्द का वर्णित किया था कि राजनीति का अपराधीकरण कहा था। राजनीति के अपराधीकरण के लिए जिम्मेदार कारक क्या है?
पहला है साठगांठ। साठगांठ मतलब कि जो राजनेता और अपराधियों की साठगांठ बनती है, अर्थात अपराधी गिरोह, पुलिस, नौकरशाही और राजनेताओं के बीच साठगांठ या गठजोड़। बाहुबल में प्रायः राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार काफी पैसे खर्च कर वोट खरीदने एवं अन्य अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपराधियों का सहारा लेते हैं। मतलब जो नेता लोग होते हैं, कहीं बूथ कैप्चिंग या कुछ भी इस तरह का गतिविधि करने के लिए इसका सहारा लेते हैं, वो लेते हैं अपराधियों का। क्यों? क्योंकि वो जनता के बीच उनका डर पैदा कर सकते हैं। जीतने की संभावना। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार साधारण उम्मीदवार की तुलना में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार की जीतने की संभावना दोगुनी होती है। समय पर लोगों को न्याय न मिलना और विधि के शासन की उपेक्षा, न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय और इससे संबंधित उच्च लागत के चलते ऐसा होता है। जब भी किसी कोई साधारण व्यक्ति किसी के ऊपर आपराधिक गतिविधियों के राजनेताओं के ऊपर केस करता है, तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है पहली बात। दूसरा, पैसा इतना ज़्यादा खर्च होता है इन सारे विधिक शासन में हर चीज़ को कि एफ़िडेविट लगाना या फिर जो वकील को फ़ीस देना, इन सब में काफ़ी ज़्यादा धन का व्यय होता है। वोट बैंक। प्रायः राजनीतिक दल अपराधियों को बढ़ावा देते हैं और वोट के बदले उन्हें कैबिनेट पद देने का वादा करते हैं। धन और बल। चुनावी खर्च के लिए तय कानूनी सीमा बहुत कम है, इसलिए सीमा से अधिक खर्च करने के लिए कई उम्मीदवार अक्सर अपराधियों की मदद लेते हैं कि वो करप्शन से या तो ब्लैक मनी को रोटेट करके सिस्टम में अपने लोगों तक पहुंचाते हैं और वहां से वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अन्य कारक क्या है? भ्रष्टाचार, अपराधियों और राजनेताओं के बीच साठगांठ भी अक्सर देखी जाती है। चुनावी सुधार को चुनाव सुधार से संबंधित अलग-अलग आयोग और समितियों के बारे में क्या बोला गया है? एक बार ये देख लेते हैं। एन वोहरा समिति रिपोर्ट जो कि 1993 में आई थी। इस रिपोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण पर यह तथ्य प्रकट किया गया था कि देश के अलग-अलग हिस्से में मौजूदा आपराधिक गुटों, पुलिस, नौकरशाही और राजनेताओं के बीच साठगांठ स्पष्ट रूप से सामने आई है। अन्य आयोग क्या बोला गया था? संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2001 और दूसरा सुधारित आयोग 2008 लाया गया था। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब तीसरा देखिए टॉपिक जो था, कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार। जो हमारे संसद में बैठ के कानून बनाते हैं, उनके लिए क्या-क्या विशेषाधिकार हैं, यह इस टॉपिक में इसके बारे में बताया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसको। थोड़ा जल्दी-जल्दी कवर करेंगे ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम सुन सकें। आप क्या करिएगा, इसको जब पढ़ते रहिएगा, जब आप सुनते रहिएगा, इसमें जो मेन टॉपिक सिर्फ़ उसको अपने कॉपी में हैंड राइट कर लीजिएगा। बाकी सब नहीं ध्यान रखने का होता है कि इसकी सिफ़ारिश क्या है, वो तो एक मोटी-मोटी बात होती है कि अगर मेंस के मेंस के लिखने के लिए उपयोगी होता है। तो है कानून निर्माताओं में संसदीय विशेषाधिकार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया है। यह पीठ वीपी नरसिम्हा राव द्वारा 1998 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय की विचार करना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक 7 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई जाएगी। वह पीठ इसलिए रहेगी क्योंकि जो पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी इस वक़्त, उस समय 1998 में केस के दौरान 5 न्यायाधीशों ने संविधान पीठ द्वारा कुछ निर्णय दिए थे। अब उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए या उस निर्णय की वर्तमान में समीक्षा करने के लिए एक उससे बड़ी बेंच जो कि 7 न्यायाधीशों की उसको उसको गठित किया गया है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं इसमें क्या है। गौरतलब है कि पीवी नरसिम्हा राव 1998 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय झारखंड मुक्ति मोर्चा
रिश्वत मामले 1993 से जुड़ा हुआ है। ज्ञातव्य है कि 1993 में नरसिम्हा राव ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए कथित तौर पर सभी दलों के कई सांसदों को रिश्वत दी थी। निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 105(2) किसके लिए? यह है संसद, लोकसभा संसद के लिए कार्रवाई के लिए, और यह है विधानसभा की, यानी कि 194(2) क्या है? विधानसभा के तहत सांसद और विधायकों को प्राप्त कानूनी उन्मुक्ति संसद व विधानमंडल में किसी भी भाषण या मत के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमे से संरक्षण प्रदान करती है। यानी कि 105(2) जो है वह आपको सांसदों के लिए है, और 194(2) जो है वो विधायकों के लिए है कि किसी भी प्रकार के कानूनी उन्मुक्तियों से पाने के लिए तक उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई एक प्रक्रिया के माध्यम से हो, उससे जो अपने आप को संरक्षण प्राप्त करने के लिए इस तरह की धाराएँ बनाई गई हैं, अनुच्छेद बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) में लिखा गया है, क्रमशः संसद व विधानमंडल में सांसदों और विधायकों द्वारा की गई किसी बात या दिए गए मत के संबंध में उनके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसदीय विशेषाधिकार के बारे में देख लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकार विधायिका संसदीय विशेषाधिकार विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कानूनी प्रशिक्षण है। इसके तहत कानून निर्माताओं को उनके विधिक कर्तव्य के दौरान, याद रखें कि विधिक कर्तव्य के दौरान दिए गए कुछ कृत्यों या दिए गए बयानों के लिए सिविल या दंडित दायित्व से सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब तक ना तो संसद और ना ही किसी राज्य विधानमंडल ने ऐसे कोई कानून बनाया है जो सांसदों, जो सदनों, उनके सदस्यों, समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार एवं उन्नतियों की परिभाषित करता हो। यहाँ यह ध्यान दिए जाना चाहिए कि संसद ने अभी तक सभी विशेषाधिकार को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। ये विशेषाधिकार 5 सूत्रों पर आधारित है, अर्थात संवैधानिक प्रावधान, संसद द्वारा बनाए गए अलग-अलग कानून, दोनों सदनों के नियम, संसदीय परंपरा और न्यायिक व्याख्या। कहने का मतलब ये है कि जो सांसदों या विधायकों को जो भी अधिकार प्राप्त हैं, वो कहीं संहिताबद्ध नहीं है। इनको यही अधिकार प्राप्त हैं। उनको जो भी अधिकार प्राप्त हैं, वो 5 सब टॉपिक में प्राप्त हैं। एक है संवैधानिक प्रावधान, दूसरा आप देखेंगे संसद द्वारा बनाए गए अलग-अलग कानून, तीसरा देखेंगे दोनों सदनों के नियम में, फिर संसदीय परंपराओं और न्यायिक व्याख्याओं में इन 5 तरह के प्रावधान बना के दिए गए हैं। अब देख लेते हैं, केवल संसद को ही यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है अथवा नहीं। किसी भी न्यायालय को यह शक्ति नहीं सौंपी गई है। मतलब केवल संसद ही निर्धारित करेगी कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। यह अधिकार केवल और केवल संसद को ही प्राप्त है, किसी न्यायालय को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। सदन का कोई भी सदस्य सभापति या अध्यक्ष की सहमति से विशेषाधिकार हनन से जुड़े प्रश्न उठा सकता है। यानी कि विशेषाधिकार से जुड़े प्रश्न कौन उठाएगा? सदन में कोई भी व्यक्ति जो है सभापति या अध्यक्ष की अनुमति के बाद उठाएगा। विशेषाधिकार का उल्लंघन से क्या तात्पर्य, ये देख लेते हैं। यह कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी सदस्य या सदन के संसदीय विशेषाधिकार की उपेक्षा करता है या उसे कमजोर करता है, तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति इसका गलत उपयोग करता है तो वह विशेषाधिकार का उल्लंघन कहलाएगा। सदन की अवमानना देख लेते हैं, अलग-अलग शब्द दोनों। विशेषाधिकार का उल्लंघन सदन की अवमानना से अलग होता है। इसे ऐसे किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो
संसद के किसी भी सदन के काम-काज में बाधा उत्पन्न करे। दूसरा, जो ऐसे सदन के किसी सदस्य या अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वाह में बाधा उत्पन्न करता हो, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे परिणाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती हो। विशेषाधिकार के उल्लंघन या सदन की अवमानना की सजा क्या है? विशेषाधिकार के उल्लंघन या अवमानना के दोषी पाए गए व्यक्ति की निंदा की जाती है और चेतावनी दी जाती है कि यह जेल भेजे जा सकते हैं। सदन द्वारा किसी दोषी को अवमानना के लिए हिरासत या जेल भेजने की अवधि सदन के सत्र की अवधि तक सीमित होती है। जो जेल भेजने की अवधि और जब तक सदन चलेगा तभी तक उनको जेल में भेजा जाएगा। यदि सदन के सदस्य दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें सदन से निलंबित किया जा सकता है या उन्हें निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है। अब संसदीय विशेषाधिकार को बनाए रखने के तर्क क्या है? मतलब किस लिए होना चाहिए ये देख लेते हैं। सांसदों या विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना ताकि वे किसी कानूनी परिणाम के डर के बिना अपनी बात रख सकें। दूसरा है विधायिका के अधिकार और गरिमा को बनाए रखना। तीसरा है बिना किसी हस्तक्षेप के दोनों सदनों के कार्य को स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से करना। संसदीय सत्रों में सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करना ये भी एक इम्पोर्टेंट है। वो कौन से प्रावधान हैं जो सांसदों, विधायकों की अभियोजन से छूट प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों तथा समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार संबंधित हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदनों और उनके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों विशेषाधिकार से उन्मुक्ति के रूपरेखा बनाते हैं। कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार अनुच्छेद 105(2) में के प्रावधान किया गया है कि कोई भी सांसद संसद के किसी भी सदन के प्राधिकार के तहत प्रकाशित किसी भी प्रतिवेदन पत्र, सांप्रति या कार्यवाही के संबंध में अनुमति नहीं उत्तरदायित्व नहीं होगा। अनुच्छेद 194(2) के तहत राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के लिए भी सामान्य प्रावधान किया गया है। संसद में बोलने की स्वतंत्रता सदनों में सदस्यों को प्राप्त वाक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों को प्राप्त वाक की स्वतंत्रता से अलग है। अनुच्छेद 105(2) के अनुसार संसद में या उसकी किसी समिति में सदन के सदस्य द्वारा कही गई बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उनके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान तथा संसद के नियमों की प्रक्रिया के अधीन है, जैसा कि अनुच्छेद 118 में प्रावधान किया गया है। बाकी हालांकि 121 सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोका है। मतलब अनुच्छेद 121 में यह लिखा गया है कि न्यायाधीशों द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह सदन में चर्चा के योग्य नहीं होगा, चर्चा नहीं करने दी जाएगी जो वहाँ के सदस्य होंगे न्यायाधीशों के किसी भी कार्य की। गिरफ्तारी पर रोक लगाया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी कानून निर्माताओं को सदन के सत्र के 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र के स्थगन से 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मतलब कि 120 दिन की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। हाँ, यह किसमें लिखा है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में लिखा गया है, ना कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लिखा गया है। ये ध्यान रखना है। हालांकि यह विशेषाधिकार दीवानी मामले तक सीमित है। दीवानी मामले तक सीमित है। किसी संसद सदस्य को सत्र के दौरान या अन्यथा किसी आपराधिक मामले में कार्यवाही से कोई छूट प्राप्त नहीं है।
प्रक्रिया के नियमों और दृष्टांकों पर आधारित विशेषाधिकार। संसद को किसी भी दंडिक आरोप या अपराध के लिए किसी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोषी, कारावास और रिहाई के संबंध में तत्काल जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। अज्ञात व्यक्तियों को बाहर करने का अधिकार, मतलब कि जो उनको विषादिक कोई अज्ञात व्यक्ति वहाँ है, उसको संसद से बाहर निकालने का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 122 के प्रावधानों के अनुसार न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं कर सकती। मतलब कि न्यायालय जो है संसद में हो रही किसी कार्रवाई की जांच नहीं कर सकती। यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। संसदीय विशेषाधिकार में सुधार की आवश्यकता क्यों है? पहली बात तो इसका उपयोग हमेशा दुरुपयोग के रूप में देखा जाता है और इसका दुरुपयोग अक्सर होता रहता है। विधानमंडल या कहीं पर ना कुछ उसका दुरुपयोग होता रहता है। निरीक्षण का अभाव है, मतलब कि यहाँ पास आप कहते हैं निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का इसमें सो मोटो एक्शन नहीं लिया जाता कि अंतर क्या चल रहा है, किसी ने किसको क्या बोला, इस सब के लिए काफ़ी वो कहते हैं आंतरिक विवाद हैं। तो इसलिए इसके लिए इन्हें प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। मतलब कोई जनता जान ही नहीं सकती है कि जो हमारे सांसद वो किस प्रकार के प्राकृतिक बिहेवियर के हैं, ये जान ही नहीं सकती हैं। संवैधानिकता का उल्लंघन भी है इसमें, क्योंकि इसमें संहिताबद्ध विशेषाधिकार की अनुमति सदन को ही यह निर्धारित करने की असीम शक्ति प्राप्त करती है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन कब और कैसे होगा। यानी कि जो सदन होगा उसका विशेषाधिकार उल्लंघन जो है बहुत ही व्यापक है और वह उसको बस 5 किस्म के एक मोटे-मोटे प्रावधान बता दिया गया है, लेकिन उसको किसमें मानेगा कोई निश्चित नहीं है। ये जो प्राकृतिक न्याय का जो उल्लंघन है ये भी देखा जा सकता है। अब अंतर्राज्यीय जलीय विवाद, मतलब 2 राज्यों के बीच जल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके लिए विवाद है। इस टॉपिक को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।